नमस्कार, 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आपको महत्वपूर्ण खबरें बता दें। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है, कुंभ को लेकर के कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि सरकार जो है पूरी की पूरी व्यवस्था फेल है, खराब है और वहां पर जिस तरीके की अव्यवस्था है कुंभ को लेकर के जो बयान दिया है ओम प्रकाश सिंह ने, वो साफ तौर पे दर्शाता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और उसके नेता जो मुखिया हैं वो और पूरा का पूरा विपक्ष लगातार कुंभ की तैयारियों को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है और बता रहा है कि जो व्यवस्था वहां पर की जा रही है केवल और केवल वो लूट खसोट के लिए की जा रही है। ओम प्रकाश सिंह के बयान को आपको सुनाते हैं। गाजीपुर से विधायक हैं, जमनिया से ओम प्रकाश सिंह क्या कुछ कह रहे हैं महाकुंभ को लेकर के, वो सुनिए। बहिष्कार भी किया है। मैंने ये कहा कि इस देश में जिसकी हुकूमत है, न इसका कोई अपना है न कोई सपना है। ये जनता को बुड़बक बनाने का काम कर रहे हैं। आप समीक्षा किससे करेंगे जब आपका जिला योजना की परिवेश तय नहीं है? जब परिवेश तय नहीं है तो समीक्षा किसका होगा? कितना पैसा आना चाहिए वो भी नहीं तय है, कितना पैसा देंगे ये भी नहीं तय है। ये पहली बार मैं कह सकता हूँ अलोकतांत्रिक सरकार है जो केवल और केवल जुल्म कर रही है। महंगाई से गरीब परेशान है, किसान है। अभी तक सबसे अधिक ठंडा पड़ रहा है, एक भी अलावल कहीं जला नहीं। जला शहर में कम है, जल रहा है। हमारे यहाँ तो नहीं जल रहा भाई, मेरे गांव में नहीं जल रहा, मेरे कस्बे में नहीं जल रहा, जमनिया में नहीं चल रहा। अच्छा, इनको आम आदमी से पूछते नहीं? कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी। पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि ये जालिम हुकूमत है और इस सत्ता पर बैठने वाले लोग जुल्मी और जालिम लोग हैं। कुंभ के नाम पर भी हिंदू मुसलमान की बात कही जा रही है कि मुसलमानों को वहाँ पे एंट्री नहीं किया जाए। ऐसा कोई बात नहीं है। मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे ना। गंगा तो सबकी है, गंगा माँ है। माँ किसी का नहीं होता कि इसकी माँ है, नहीं, माँ सबकी होती है। ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, ये सही है कि हुकूमत नफरत, ईर्ष्या, द्वेष फैला कर हुकूमत करना चाह रही है, लेकिन जनता इनको करीब करीब उत्तर प्रदेश तो जान गया और उत्तर प्रदेश इनको माकूल जवाब देगा, क्योंकि इनकी जो हुकूमत है ओम प्रकाश सिंह से योगी सरकार पर हमलावर है और लगातार हर चीज के बात की जा रही, तो उन्होंने कहा कि हम लेके चलेंगे। तो गाजीपुर के विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं ओम प्रकाश सिंह, अपने बयानों के लिए जाने भी जाते हैं। आपको बता दें, एक एटा से बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर कारगिल में जवान शहीद हो गया है। जब उस अंतिम विदाई के लिए जब उसका शव पहुंचता है तो पूरा का पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ता है। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कारगिल के जवान जो शहीद हुआ है। तो तस्वीरें आप देख रहे थे कि एटा का जवान कारगिल में शहीद होता है और सबसे बड़ी बात है कि इन जवानों को श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। जवान अपनी जान जोखिम में डाल करके हमारी हिफाजत के लिए रहते हैं। ऐसे जवानों को हमारी तरफ से, आईबीसी की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि दी जाती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर के सरकार बड़ी तैयारियां कर रही है, उसी तरीके से जो फ्रॉड करने वाले गैंग है वो भी सक्रिय हो गया है। साइबर ठगी के साइबर जो ठग है वो अब महाकुंभ को लेकर के एक्टिव है और ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस बना रहे हैं और ऐसी वेबसाइट से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए आईबीसी आपसे अपील करता है कि ऐसी किसी भी वेबसाइट पर जाने से पहले या पॉपअप पे ना जाएं, जिससे आप भी ठगी का शिकार हो जाएं। क्योंकि ये जो ठग है, साइबर ठग है, इन्होंने ठगी का एक नया तरीका खोजा है। क्योंकि करीब महाकुंभ में बताया जा रहा है कि 40 से 45 करोड़ लोग पहुंच सकते हैं। तो जाने, वहां पे ठहरने, वहां रुकने के लिए तमाम व्यवस्था को लेकर के लोग सर्च कर रहे हैं और इसी तरह से, इसी को देखते हुए जो साइबर ठग है वो जगी का जो माया जाल है वो बना रहे हैं कि लोग इसमें आके फंसे और लोगों को कहीं ना कहीं अपने माया जाल में फंसा करके उनसे कुछ ना कुछ धन को एकत्रित किया जाए, उनसे लूटा जा सके, उन्हें ठगा जा सके। आपसे अपील करता है आईबीसी और पुलिस की तरफ से भी बोला गया है कि आधिकारिक जो वेबसाइट है वहीं पर जा करके जो आपको वो बुकिंग करनी है, जिस चीज की भी जानकारी है, वो आधिकारिक महाकुंभ की जो साइट है उसी पर जाकर के बुक करें। क्योंकि जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर के जो ठग हैं
वो एक्टिव हैं, तो सरकार ने भी इसको लेकर के एडवाइजरी जारी की हुई है और आप सभी से निवेदन है, जितने भी श्रद्धालु वहां जाना चाहते हैं, आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही वहां जाएं, अन्यथा आपको भी चूना लगा सकते हैं ये साइबर ठग। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास 12 बजे की 12 बड़ी खबरों के लिए। एक-एक करके हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ स्क्रीन पे जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे आज का जो उनके शहर की बड़ी खबर है और उनसे उनके जिले की जो बड़ी खबर है, आज हम अपने सहयोगी से जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ एसपी सिंह जुड़ चुके हैं अमेठी से। एसपी सिंह, कौन सी बड़ी खबर है आज की? अमेठी और सुल्तानपुर अखंड दोनों जिलों में धूप खिलने से सभी लोगों को खुशी का माहौल था, क्योंकि आज 4-5 दिन से ठंडी बेजोड़ ठंडी पड़ रही थी। इस वजह आज धूप खुलने की वजह से सब राहत की सांस ले रहे हैं। और दूसरी खबर जो है, बीजेपी नेता रमेश बिसेड़ी द्वारा जो अपप्रचलित विवाद जो है टिप्पणी जो किए थे प्रियंका गांधी के ऊपर, उस पर जो है विवाद काफी लोग जो है कांग्रेस नेता सुल्तानपुर अमेठी दोनों तरफ से जो है इस विवादित बयान पे जो है अभद्र टिप्पणी पर जो है धरने की मांग कर रहे हैं और धरना भी करेंगे और ये कह रहे हैं इस तरह का बयान जो है इनको नहीं करना चाहिए था। जिस तरीके से रमेश बिलोड़ी ने जो बयान दिया है उसको लेकर के राजनीति गर्म हुई है और अमेठी, क्योंकि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, तो इसको लेकर के वहां के तमाम जो सक्रिय सदस्य हैं और जो नेता हैं कांग्रेस के, वो इसको लेकर के कहीं ना कहीं होंगे और कुछ ना कुछ धरना प्रदर्शन या किसी तरीके से विरोध जताने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ इस तरीके की कोई धरना प्रदर्शन को लेकर के किसी कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी हुई है एसपी सिंह? सुल्तानपुर के अभिषेक सिंह राणा जो है जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस से, इनका भी बयान आया है कि हम जो है अगर इस अपने बयान पे अगर ये नहीं सफाई दे रहे हैं तो हम जो है धरने के लिए कल बाध्य होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए एसपी सिंह। हमारे साथ आदर्श जुड़ चुके हैं हरदोई से। कौन सी बड़ी खबर है आदर्श आज की? अगर जी आज हरदोई में मैं बताना चाहूंगा कि ठंड काफी बढ़ जाने से ट्रेनें भी इस वक्त रेलवे प्लेटफार्म पर खड़े हैं और ठंडक और कोहरे को देखकर ट्रेन काफी लेट चल रही है और इधर एक कुंभ की भी तैयारियां चल रही है। जब आज हमने कुंभ की जानकारी लेने के लिए रेलवे प्लेटफार्म पर टीटी के पास पहुंचे तो वहां पर पल्ला झाड़ दिया गया कि टीटी जो है 12 बजे के बाद आएंगे। जब हम उसने जीआरपी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा आप एडीएम सर के पास जाए, वहां पर उनसे जानकारी ले जाए। जब हम एडीएम सर के पास पहुंचे, मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए अखंड जी, यहाँ पर सभी अधिकारी कुंभ को लेकर किसी भी जानकारी देने के लिए पल्ला झाड़ते ही नजर आए। और जबकि यूपी सरकार जो है कुंभ को लेकर जी बताइए 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 आदर्श। यूपी सरकार कुंभ को लेकर काफी तैयारियां कर रही है और यहाँ के जो अधिकारी है इधर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अगर जब मीडिया वहां पर पहुंची थोड़ी जानकारी लेने के लिए कि कुंभ को लेकर यहाँ पर क्या सुरक्षा व्यवस्था चल रही है और ट्रेनें चलाई जा रही है, तो किसी प्रकार की जानकारी देने से उन्होंने मना कर दिया है और कहीं ना कहीं तो यहाँ के अधिकारी जो है मीडिया के सामने आने से बिल्कुल कतरा रहे हैं। अच्छा आदर्श, हमारे दर्शकों को एक चीज की जानकारी, कितने घंटे कितनी लेट ट्रेन चल रही है? क्योंकि इस समय जिस तरीके से ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, कोहरा पूरे प्रदेश में करीब करीब जीरो विजिबिलिटी के साथ, क्योंकि जनवरी का पहला सप्ताह चल रहा है और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रेनों की लेट लतीफी और हरदोई में ऐसी कितनी ट्रेनें हैं जो लेट चल रही हैं, क्योंकि ठंड की मार और कोहरे की मार से पूरा का पूरा सिस्टम ही प्रभावित हुआ है। इसके बारे में जरा आईबीसी के दर्शकों को जानकारी दें। अगर ये ट्रेन को लेकर हम बताना चाहेंगे कि ठंडक जैसे ठंड बढ़ रही है, ट्रेन की यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें जो लेट चल रही है, तो 4 घंटे लेट चल रही है। ठंड को लेकर के क्या जिला प्रशासन ने किस तरीके की व्यवस्था कर रखी है हरदोई में? क्योंकि जिस तरीके से आपने अभी सुना होगा, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं ओम प्रकाश सिंह जमनिया से, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। क्या हरदोई में भी क्या इसी तरीके की तस्वीरें आ रही है? क्या लोग हरदोई में प्रशासन ने अलाव को लेकर के, रैन बसेरों को लेकर क्या व्यवस्था की है, जरा ये बताएं। यहाँ पर हरदोई जनपद में रैन बसेरा भी बने हुए, यहाँ पर जो अलाव का भी व्यवस्था की है और कल जिलाधिकारी जी लाइव आएंगे। आज मेरी जिलाधिकारी मंगा प्रसाद जिनसे बात की हुई थी तो उनका समय नहीं था, क्योंकि आज ही लाइव आने वाले थे, कल लाइव आएंगे, उनसे पूरी जानकारी भी लेंगे। लेकिन कहीं ना अगर देखा जाए यहाँ पर अलाव की भी पूरी व्यवस्था है और यहाँ रैन बसेरा भी बनाए गए और लोग उस रैन बसेरों में रह भी रुकते भी है और एक नहीं करीब 8-6 रैन बसेरा बनाए गए हैं। जी अखंड जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श। हमारे साथ अवनीश जुड़ चुके हैं कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज की? अखंड कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन भारत क्षेत्र का जोन 1
के जो एसोसिएशन है वो कानपुर में 8 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है। इस बड़े कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। वहीं आपको बता दें, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, यहाँ पर लगभग 48 विधायक जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के यहाँ पर आने वाले हैं, जिसमें से लगभग 40 विधायक यहाँ उत्तर प्रदेश के लगभग और 8 जो महिला विधायक हैं वो उत्तराखंड के यहाँ पर मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना और जो उत्तराखंड की जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जो महिला विधायक रहेंगी वो महिलाओं के उत्थान के यहाँ पर चर्चा होगी, महिला सशक्तिकरण की यहाँ पर बात होगी। तो जो ये कार्यक्रम है पूरा दिन का कार्यक्रम चलेगा। 8 तारीख को यहाँ पर सभी विधायक जो है मौजूद रहेंगे और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करने वाले हैं। और जो यहाँ के विधायक जो नीलिमा कटियार है उनसे जब बातचीत की गई तो उनका कहना है कि एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कानपुर में इस तरीके का एक कार्यक्रम जो है यहाँ पर किया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं जो महिला विधायक हैं उनको महिला सशक्तिकरण की जो जानकारी है वो भी दी जाएगी और कैसे महिलाओं का उत्थान किया जाए इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी। अवनीश, एक चीज की और जानकारी चाहेंगे कि एसीपी को लेकर के जो चीजें, जो केस चल रहा था, इस पर क्या ताजा अपडेट है, हमारे दर्शकों को जरा बताइए। देखिए, जो एक आईआईटी कानपुर का जो एक छात्रा के साथ में जो एसीपी के जो लेकर के जो एक केस चल रहा था उसमें लगातार हम लोग अपडेट दे रहे थे और लगातार अपडेट आईबीसी उस पर दे भी रहा है। जो अभी तक की अपडेट है उसमें फिलहाल अभी बहुत कुछ उस मामले में बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी बीच में जो जानकारी मिली थी उसमें यह कहा गया था कि जो महिला की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उसको डर है कहीं ना कहीं एसीपी से कि उसके साथ में कोई ऐसा कृत्य न कर दिया जाए जिससे उसकी जान भी जा सकती है। इसको लेकर के लगातार जो है पुलिस से जब बातचीत की गई तो उनका कहना है कि जो महिला को सुरक्षा है वो सुरक्षा दी जा रही है। वहीं अगर किसी तरीके की कोई सूचना या घटना की इस तरीके का मतलब किसी तरीके का कोई भय या डर लगता है तो महिला स्वतंत्र है पुलिस को जानकारी दे और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो कोर्ट से आदेश जो दिए गए थे अभी तक उस पर कुछ मामला बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अवनीश, एक चीज की और जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके से संभल में मंदिर मिला है और उसके बाद जो खुदाई अभियान चल रहा है और जिस तरीके से कानपुर की मेयर मंदिरों को लेकर के सजग दिखाई दे रही थी, क्या कुछ नया मामला और मंदिरों को लेकर के कुछ नया अपडेट आया है क्या कानपुर से? बिल्कुल अखंड, ये जो संभल में मंदिर मिला था उसके बाद में 125 मंदिर कानपुर में होने की बात लगातार प्रमिला पांडे महापौर जो है यहाँ की कर रही थी। लगभग 5 से 6 मंदिर यहाँ पर मिल भी गए थे। उसके बाद में जो लगभग 2 दिन पहले एक मामला आया था जिसमें साफ तौर पर जो है कुछ लोगों ने कहा था कि इस तरीके का कृत्य न किया जाए जिससे कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ सकता है। जिसको लेकर के जो प्रमिला पांडे उनका साफ तौर पर कहना था कि हम माहौल भी नहीं बिगाड़ेंगे लेकिन जो मंदिरों की बात है वो मंदिर हम ढूंढना बंद नहीं करेंगे। लगातार ये प्रक्रिया जारी रहेगी। जितने भी मंदिर दबा दिए गए हैं जो हिंदुओं की आस्था है और कहीं ना कहीं उनके साथ में खिलवाड़ किया गया है तो हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। और जितने भी मंदिर दबे हुए हैं या जितने मंदिर क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं उन सभी को ढूंढ करके उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा और सुचारू रूप से जैसे वो मंदिरों की शुरुआत हुई थी उसी प्रकार से प्रयास किया जाएगा कि एक भव्य जो है मंदिर बन के सभी तैयार हो और एक भव्य कार्यक्रम इनमें किया जाए। खंड बिल्कुल अवनीश, जिस तरीके से संभल में मंदिर मिला था उसके बाद से कानपुर और तमाम ऐसी जगह हैं बुलंदशहर से लेकर तमाम ऐसे जिले जहां से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है कि प्रशासन भी अब बंद हुए जो मंदिर है अगर उनको लेकर कोई शिकायत कर रहा है तो प्रशासन ने खुलवाने की खुद तरजीह कर रहा है और खुद आगे बढ़ करके उस पर एक्शन ले रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अवनीश, हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से। जो बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है और वहां की तस्वीरें आपको प्रतापगढ़ से दिखाते हैं जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। चलो दिनांक 5 जनवरी 2025 पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में संदिग्ध वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान पीएस हथिगवा पर रात्रि 11 बजे बहरिया बाईपास के पास 2 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए। इनको रोकने पर उन्होंने पुलिस पार्टी फायर किया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मसुरक्षार्थ फायर किया जिसमें एक बदमाश जिसका नाम हिमांशु यादव है, इसके बाएं पैर में गोली लगी। पूछताछ के दौरान इसने दूसरे अभियुक्त जो कि मौके से भाग निकला है उसका नाम ननका यादव बताया। इस अभियुक्त हिमांशु यादव पर
लगभग 7 मुकदमे चोरी, लूट और गैंगस्टर के दर्ज है। यह गैंगस्टर का भी अभियुक्त है। इसको बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। ज्ञानेंद्र, पुलिस प्रतापगढ़ की लग रहा है एक्टिव है, गैंगस्टर के अपराधियों के ऊपर हमला है, और क्योंकि यूपी पुलिस जिस तरीके से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, क्या हौसले हैं पस्त हो गए अपराधियों के? बिल्कुल। देखिए अखंड, प्रतापगढ़ पुलिस हर वक्त अपनी सुर्खियों में रहती है। भले ही बहुत अच्छा काम किया युवा पुलिस ने, लेकिन सवालिया निशान प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर तब भी खड़ा होता है कि आप गैंगस्टर के अपराधियों को पकड़ रहे हैं। जो अभी तक मामले नहीं खुले हैं, उन मामलों को आप नहीं खोल पा रहे हैं। केवल जो अपराधी आपके जानकारी में है, हिमांशु यादव, जैसे कि आपको बता रहे हैं, हिमांशु यादव को आप जो है गिरफ्तार करते हैं, मुठभेड़ करते हैं, एक अपराधी फरार हो जाता है, लेकिन दूसरे अपराधी को आप नहीं पकड़ पाते हैं। 7 मुकदमे फिलहाल बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, क्योंकि एक लूट और छिनौती के मामले में काफी दिन से वांछित चल रहा था। प्रतापगढ़ पुलिस काफी दिनों से इसकी तलाश में जुटी हुई थी। कुंडा, मानिकपुर, नवाबगंज समेत कई थानों के आसपास थानों के जो है जांच में जुटी हुई थी, लेकिन कल देर रात जो है बहरिया के पास मुठभेड़ होती है, फरार हो जाता है, जिसका नाम लंका यादव बताया जाता है। फिलहाल वो फरार है और एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी और भी पूछताछ की जाएगी। प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में इसको एडमिट कराया गया है। देखिए अखंड, ये तो एक खबर हो गई। अब दूसरी खबर बात करते हैं नगर पालिका को लेकर के। आपको स्पष्ट कर दें, आज जो है शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है प्रतापगढ़ के किशोरी सदन में, और प्रभारी मंत्री समेत कई मंत्रियों के आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल 12 बजे के बाद से शपथ ग्रहण समारोह जो है शुरू हो जाएगा, और फिलहाल 12:20 हो रहे हैं तो शुरू हो चुका होगा। तीसरी बड़ी खबर बताते हैं अखंड। अब एक चीज बोल दे कि अगर प्रतापगढ़ पुलिस को चाहे राजकीय सम्मान दिया जाए, चाहे राष्ट्रीय सम्मान दिया जाए, कभी सुर्खियों से हटने वाली नहीं है। मैंने आपको लगातार कुंभ को लेकर के एक चीज कहा था कि प्रतापगढ़ में जाम का झाम बहुत है, और वही है। देखिए मैं जहां खड़ा हूँ फिलहाल ये मकंदरूगंज चौकी है, लेकिन काफी सुर्खियों में है। ये देखिए रस्सी बांधी गई है, मेरे हाथ में ये रस्सी है, और देखिए किस तरीके से, ये बताइए आपने तकरीबन 5 किलोमीटर की रेंज में रस्सी बांधी, और पुलिस का कहना है कि इस रस्सी के अंदर रहिएगा, अन्यथा इसके बाहर रहेंगे तो आपकी जो है गाड़ी का चालान और सीज कर दिया जाएगा। अब इनको राष्ट्रीय सम्मान दिया जाए कि राष्ट्रीय सम्मान दिया जाए, ये नहीं समझ में आ रहा। कौन सी बुद्धि लगाकर, कौन इनको बुद्धि दिया कि आप रस्सी के अंदर रहिएगा, और रस्सी के बाहर अगर आपकी गाड़ी खड़ी होगी तो आपकी गाड़ी को हम उठा ले जाएंगे, सीज कर देंगे। और ऐसा नहीं है, प्रतापगढ़ पुलिस हर वक्त सुर्खियों में रही है, लेकिन इस बार महाकुंभ की तैयारियां जिस तरीके से चल रही है, आप 5 किलोमीटर के रेंज में रस्सी बांध दे रहे हैं। देखिए मैं आपको खुद दिखा रहा हूँ, मैं 4 पहिया से चलता हूँ, मैंने अपनी गाड़ी खुद ही देखी है, मैंने अपनी गाड़ी खुद रोड पे लगाई हुई है, ये मेरी गाड़ी है। अब ये बताइए मैं इस गाड़ी को कहाँ लगाऊंगा? आपने ना तो कोई पार्किंग, मेरी गाड़ी खुद है, ये मेरी गाड़ी पर्सनल खुद है, ये बताइए मैं आप कहाँ लगाऊंगा? आपने कोई ना पार्किंग दी है, ना आप जो है कोई व्यवस्था बता रहे हैं। महाकुंभ को लेकर के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और डीजीपी ने खुद सख्त तौर पे कहा है कि आप कोई भी जो भी बाहर से आएंगे अगर कहीं रुकेंगे तो उनको पार्किंग के लिए व्यवस्था जरूर दिया। ज्ञानेंद्र, सही बात है, देसी जुगाड़ का इस्तेमाल किया गया है। अगर सही कहें तो राजकीय सम्मान या राष्ट्रीय पुरस्कार की बात की जाए, लेकिन देखिए पैरामीटर के लिए ये रस्सी का इस्तेमाल, वो भी अगर 5 किलोमीटर तक आप एक रस्सी लगाएंगे तो बहुत बड़ा सवाल होगा। आपके पास कोई ना कोई ऐसी टेक्निक जरूर होनी चाहिए। रस्सी लगा करके आप दायरा निर्धारित करेंगे, किस दायरे में ही आपको रहना है। सही बात है, लोग अपने वाहन को खड़ा कहाँ करेंगे अगर पार्किंग स्थल नहीं बनाए जाएंगे तो? रस्सी लगा करके ये कितने दिनों तक इसका आपको उपयोग करेंगे, और इससे कितने दिनों तक लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे आप? सवाल तो ये है ना। बिल्कुल बिल्कुल अखंड, देखिए मैं जानता हूँ, शहर के वासी जानते हैं कि रस्सी लगाई गई है भैया, रस्सी के अंदर ही खड़ी करनी है, या तो कहीं किसी गली कोने में खड़ी कर दे। लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर और अन्य जगहों से, कोई भी कहीं से भी आ रहा है,
ये बताइए उनको क्या जानकारी है कि यहाँ पर रस्सी लगी हुई है और रस्सी के बाहर खड़ी होगी तो गाड़ी उठा ली जाएगी? क्या उनको जानकारी है? आप अच्छा कार्य है, लेकिन इस तरीके से आपको आपको एक पैरामीटर बनाना था, पूरे रोड पूरे हर जगह पे नो पार्किंग का बोर्ड लगवाना था। इसका एक बाकायदा आप जिलाधिकारी को टेंडर भी लिख सकते थे, अब साइड साइड में रेलिंग भी लगवा सकते थे। वो आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने एक रस्सी लगवा करके और नो पार्किंग का। मेरी सीओ सिटी श्री नारायण वैद्य से बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि मैं रस्सियों में नो पार्किंग का। ये बताइए कि आपने तो ना कोई जगह निर्धारित की है, ना तो आपने पार्किंग की जगह निर्धारित की है कि हाँ आप यहाँ गाड़ी नहीं लगा सकते हैं। आगे पार्किंग की व्यवस्था की गई है, आप जाइए वहां गाड़ी लगाइए। केवल आपने रस्सी बांध के अपना कोरम पूरा पूरा किया। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार हो, चाहे वो एडिशनल एसपी दुर्गेश सिंह हो, चाहे वो सीओ सिटी श्री नारायण वैद्य हो, चाहे एनीथिंग कोई भी हो, और केवल अपना कोरम पूरा कर रहे हैं। यातायात वाले भी अपना कोरम पूरा कर रहे हैं रस्सी बांध करके। नो पार्किंग का कोई बोर्ड नहीं, 5 किलोमीटर के दायरे में आपने रस्सी बांध दी है खंबे खंबे पर, और आप ये चेतावनी दे रहे हैं लोगों, बाहर से आने वाले लोगों को कुछ नहीं पता है कि आपने यहाँ रस्सी बांधी कि नहीं बांधी। वो आ रहे हैं, उनको पानी लेना है या कुछ भी लेना है, नहीं कुछ भी खरीदना है, बिस्किट ज्ञानेंद्र खरीदना है, बच्चे हैं साथ में, तो ज्ञानेंद्र, ये आप रस्सी इसलिए बांधी गई है क्योंकि इसको आपको भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप जिस तरीके से आप वहाँ प्रतापगढ़ पुलिस को और जिला प्रशासन को कवर कर रहे हैं तो आपको सारी चीजें बड़ी करीब से दिखाई देती होंगी। लेकिन मेरे को जो समझ में आ रहा है उसमें ये समझ में आ रहा है कि समय बहुत कम बचा है। इतने कम समय में आप इतनी सारी चीजों को इंतजाम तो शायद जिला प्रशासन और पुलिस के लिए मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ टेंडर व्यवस्था में बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। अगर इस टेंडर प्रक्रिया उसको पहले से कहते हैं ना, पूरी तैयारी पहले से कर रहे हो तो शायद इस तरह की स्थितियां नहीं आती। और रस्सी से आप एक कहते हैं ना कि एक पैरामीटर रस्सी के पैमाने से आप नहीं बताते कि आपको गाड़ी यहाँ से यहाँ खड़ी करनी है। बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं है कि रस्सी लगी क्यों है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि इस बिल्कुल रस्सी का उपयोग है क्या। बिल्कुल सवाल ये है बिल्कुल ना। और बिल्कुल देखिए अखंड सवाल बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सवालिया निशान प्रतापगढ़ जिला प्रशासन पे है और पुलिस पर भी उठेगा, क्योंकि आपको अब इतने कम समय में आपके पास तैयारी करने के लिए अब समय बचा नहीं है। लेकिन इस तरीके से अगर आप रस्सी के सहारे पार्किंग की व्यवस्था और वाहनों को सुदृढ़ तरीके से अतिक्रमण से बचाने के लिए इस तरीके का सहारा लेंगे तो शायद मुझे लगता है कि ये अपने आप में अनोखी मिसाल होगी। जैसा आपने बताया, इसके लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार राजकीय पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र, बिल्कुल इस तमाम जानकारी के लिए। अब इंद्रवीर के पास चलते हैं, रायबरेली। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है आज की? जी अखंड बता दें, देखो कल जो है रविवार को थाना हरचंदपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है अजमतुल्लागंज, वहां पे जो है बड़े पैमाने पे धर्मांतरण का एक जो है प्रकरण सामने आया है। और ये बीते एक साल से एक वहां पे परिवार है जिन्होंने जो है बहलाने में आए थे और उन्होंने धर्मांतरण कर लिया था, क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। और उसके साथ जब वो अपने धर्म में, हिंदू धर्म में वापस आना चाह रहे थे, तो जो धर्मांतरण करवाते हैं, ऐसे जो संगठन है, जो ऐसे गिरोह हैं जो एक धर्म को दूसरे धर्म में परिवर्तित कराते हैं, और बिकॉज ये ज्यादातर जो है देखा जा रहा है, अब ये मामला लगभग हर जगह आता है, 1-2 प्रकरण आते हैं और ये बड़े पैमाने पर रैकेट चला रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मिजोरम में बैठे हुए हैं लोग जो रायबरेली में आकर के धर्मांतरण का ये संगठन चला रहे हैं। और ऐसे संगठन जो गरीबों को, जो बड़े पैमाने पर, जो जिनके पास पैसा नहीं है, जिनकी मजबूरी है, उनके पैसा चाहिए, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या जिसके पास शायद रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं है और जो आसानी से मैनिपुलेट हो जाए, उनको ऐसे लोग टारगेट करते हैं, ये संगठन टारगेट करते हैं। और उनको करके ऐसा ही एक मामला अजमतुल्लागंज थाना हरचंदपुर रायबरेली का है, जहां पे रविवार को वो शख्स, जो परिवार है, वो 1 साल पहले उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपनाया था और उसके बाद पता चला जानकारी के हिसाब से कि जब इन्होंने अपने धर्म, हिंदू धर्म में वापस आने की बात करी, तो मिजोरम से लोग आते हैं इनको कन्विंस करने कि शी इज नॉट कंटिन्यू ऑफ द हिंदू धर्म, बिकॉज आप वो करोगे तो आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और वो मैनिपुलेट करने आए थे मिजोरम से लोग, और हमारे पास उसका विजुअल भी है। और एसपी, जो एडिशनल एसपी हैं संजीव सिन्हा रायबरेली, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आपको इसका विस्तार में जानकारी देता हूँ। बिल्कुल। इंद्रवीर, जब तक वो बाइट प्ले हो रही है तब तक
थाना क्षेत्र हरचंदपुर के अंतर्गत अजमतुल्लागंज एक गांव है, वहां से एक ईसाई धर्म में परिवर्तन की सूचना मिली है। इसमें वादी नन्हू सिंह हैं। इनके तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 4/25 अंतर्गत धारा 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इनमें से 2 अभियुक्त हैं जिनका नाम है लाल जेदांग और बन लाल हुमा। ये दोनों मिजोरम के रहने वाले हैं। इनके पास से जो 2-3 धार्मिक पुस्तकें भी पाई गई हैं। इन पर आरोप है कि ये नन्हू सिंह को धर्म परिवर्तन कराया था और जब वापस ये अपने मूल धर्म में आने की प्रयास कर रहे थे तो इन पे प्रलोभन एवं दबाव देने का कार्य किया और इनको जो है पुलिस जो है इनको हिरासत में लेकर के अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इंद्रवीर, एक सवाल है आपसे। सवाल था। हाँ, सवाल यही है कि जिला प्रशासन क्या सो रहा होता है क्या? उसको जानकारी नहीं होती कि इस तरीके से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। पहले धर्मांतरण कर लेता कोई व्यक्ति, फिर वो वापस हिंदू धर्म में आना चाहता है। तो इतनी सारी प्रक्रिया है और मिजोरम से लोग, बाहर से लोग आकर के धर्मांतरण करा रहे, तो ऐसा तो है नहीं कि जिला प्रशासन के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी। और अगर जानकारी है तो कार्रवाई अगर समय रहते करेंगे तो इस तरीके का दबाव कोई क्यों बना पाएगा? देखिए, अगर आप सही कह रहे हैं और जैसा आपने कहा कि जिला प्रशासन एक्टिव है, जैसे मैंने कई बार कहा है कि डॉक्टर यशवीर सिंह एसपी रायबरेली जब से उन्होंने कमान संभाली है, लगभग 4 से 5 महीना हो गया है, कहीं ना कहीं कई चीजों में उन्होंने कंट्रोल लिया है। अब अगर चाहे पुलिसिया चाहे तो हर चीज संभव है, लेकिन मैंने बताया कि पुलिसिंग बहुत हद तक 100% करेक्ट शायद कहीं नहीं हो सकता और कोई भी जुर्म जब हो जाता है तो उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है, एलिगेशन लगते रहे। लेकिन मैं कहूंगा कि जिस तरीके से हरचंदपुर पुलिस ने और रायबरेली पुलिस ने इस पे चाबुक चलाया है, दोनों लोग जो मिजोरम से आए हुए थे उनका उन पे चाबुक चलाया है और FIR दर्ज की गई है और आगे की जांच जो है, जैसा एडिशनल एसपी ने बताया कि आगे की जांच जारी है। और ये मामला अभी एक बीते 5-6 महीने पहले थाना भदोकर के अंतर्गत भी एक बड़े पैमाने पर एक ट्रैफिक था। वो मैंने बताया जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको बहलाना फुसलाना आसान होता है ऐसे संगठनों के लिए, तो अगर पैसे के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, तो वो आज के जमाने मुझे लगता है कि उनके साथ मजबूरियां हैं और उनको ऐसा मैनिपुलेट करना वो एक आसान होता है, मुझे ऐसा लगता है। और शासन प्रशासन की आपने जो बात करी, मैं उस पर कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जब कोई सामने प्रकरण आता है तो उसमें डेफिनेटली रायबरेली जो पुलिस विभाग है वो एक्टिव होता है और एक्टिव होने के साथ उसमें रिजल्ट भी देखता है। और आने वाले समय में अभी रायबरेली में जहां तक बात की जाए बहुत हद तक क्राइम का रेट और कई चीजों का रेट वो डाउन है। जी अखंड, बिल्कुल सही बात है कि कम से कम कंट्रोल की स्थिति है और अगर किसी एसपी के आने के बाद अगर हालात बदलते हैं और चीजें कंट्रोल में आती हैं तो कहीं ना कहीं उसकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि अगर जिस तरीके से ये सब चीजें चलती आ रही, धर्मांतरण बहुत बड़ी बात है और समस्या का विषय भी है, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि इस तरीके से लोग बाहर से आकर के धर्मांतरण कराते हैं और प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं होती है, तो सवाल खड़े होते हैं। और लेकिन जिस तरीके से पुलिस अपना काम कर रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार कर रही है, कहीं ना कहीं उनके मन में डर जरूर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र हमारे साथ बस्ती से जुड़ चुके हैं, कौन सी बड़ी खबर है आज जितेंद्र बस्ती से? अखंड बता दें कि बस्ती से एक बड़ी खबर यह है कि बस्ती का एक प्रसिद्ध नेशनल हाईवे पे एक प्रसिद्ध वहाँ पे एक ढाबा है। अगर ढाबे पे बात की जाए, एक परिवार लखनऊ से वहाँ पे आता है और रात को वहाँ पहुँचता है 8 साढ़े 8 बजे। ढाबे पे जब वो भोजन करते हैं तो अचानक से जो है ढाबे पे कुछ मनचले हुए लड़के होते हैं जो होते हैं वहाँ पे, वो अचानक से जो परिवार अपनी माता, वो लड़की अपनी माता और पिता के साथ वहाँ बैठ के वहाँ पे वो भोजन करती है। तो कुछ मनचले व्यक्ति नशीला पदार्थ लिए थे, वहाँ आने के बाद में माता पिता के सामने उस बच्ची को छेड़ने लगते हैं। 9 साल की वो मासूम की बच्ची थी, उसको छेड़ते हैं। जब माता पिता उसका विरोध करते हैं तो जो व्यक्ति थे वो उल्टा माता पिता को ही मारे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इतना बड़ा बस्ती का प्रसिद्ध ढाबा है, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन विक्रमजीत वो ढाबा है, काफी प्रसिद्ध है और बड़े से बड़े VIP मैं बात करूं अगर उस ढाबे पे आते, लेकिन उस ढाबे पे ऐसी सुरक्षा ना होना, नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह की हरकत करना, क्या वहाँ का जो स्टाफ था, क्या वहाँ पे पुलिसिया की व्यवस्था नहीं पुलिस की गई थी? कहीं ना कहीं ये जिस तरह से जो है परिवार वहाँ पहुंचता है और उसके खाने के समय इस तरह से घटना होती है, कहने की निंदनीय घटना है। लेकिन फिलहाल इस मामले में जो है परिवार के तहरीर के आधार पर जो CCTV के आधार पर पुलिस जांच कर रही है, बाकी जो अग्रिम कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं दूसरी खबर अखंड अगर बस्ती से एक बात की जाए तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से मैंने
बस्ती की खबरें बताई थी कि लगातार पुलिस जिस तरीके से एक्टिव नहीं थी, लेकिन बस्ती में नई जो है कमिश्नर के आने की वजह से आईजी जैसे पहुंचे हैं, तो उसके बाद देखने को अगर मिल रहा है तो बस्ती पुलिस काफी एक्शन में भी है। लगातार पिछले आने के बाद में 2 दिन के बाद में लगातार एनकाउंटर जैसी घटना भी सामने आई, हाफ एनकाउंटर भी कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं 2 साल के बाद जो बस्ती के पुलिस अधीक्षक है वो अपनी नींद से जाग चुके हैं। जनता को कहीं ना कहीं राहत मिली है कि हो सकता हो अब न्याय मिले। इनकाउंटर किए जा रहे हैं, लोगों को पकड़ा भी जा रहा है, चोरी का खुलासा भी किया जा रहा है। जिस तरह से आईबीसी ने लगातार जो है पुलिस की घटना भी दिखाई थी कि लगातार पुलिस एक्टिव नहीं थी, वो आज लेकिन इस समय जो है पुलिस बस्ती की पुलिस काफी एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। अखर ये बस्ती की जो है 2 प्रमुख खबर थी आज की। लेकिन सवाल पहली खबर से है कि जिस आप ढाबे की बात कर रहे हैं वो लखनऊ और गोरखपुर के बीच में बस्ती के आसपास पड़ता है और बड़ा ही मशहूर ढाबा है। लेकिन इतने मशहूर ढाबे पर अगर पुलिस की गश्त नहीं है, मान लेते हैं कि वहां पर पुलिस मुस्तैद नहीं है, पुलिस रहती नहीं है, किसी भी ढाबे पर पुलिस का रहना स्वाभाविक नहीं है कि सारे ढाबे पर पुलिस नहीं लगाई जा सकती। लेकिन क्या कंट्रोल रूम को इस पूरी जब ये घटना को अंजाम, इस तरीके के जो शरारती तत्व होते हैं, जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं, एक बच्ची जो कि अपने माँ बाप के साथ ढाबे पर आकर खाना खा रही थी, उसके साथ इस तरीके का कृत्य किया जाता है, तो पुलिस को आने में इतना देर लग जाता है या पुलिस पहुंच ही नहीं पाती है? तहरीर देनी पड़ती है। ऐसे मंचलों के खिलाफ तो ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि उनकी कहीं हिम्मत ही ना, हिमाकत ही ना हो सके कहीं और किसी इस तरह की घटना को अंजाम देने में। सवाल तो ये है कि पुलिस कर क्या रही थी कि इतने बस्ती में इतने सारे कहीं ना कहीं पुलिस आपके बूथ्स होंगे, चौकियां होंगी, क्या पुलिस इतनी दूर थी कि वहां तक पहुंच नहीं पाई, या ढाबे के मालिक ने वहां पर किस पुलिस को बुलाना उचित नहीं समझा? जी बिल्कुल अखंड, पुलिस जो है मौके पे वहां पे पहुंची नहीं। ये भी होता है कि जो वहाँ का स्टाफ था वो इस तरह की हरकतें अगर कोई कर रहा है तो क्या स्टाफ का कर्तव्य नहीं था कि उन लोगों को रोकना या मानवता को शांत करने वाली मैं बात अगर करूँ, वहाँ आम जनता भी थी। लेकिन कहीं न कहीं नाबालिग बच्ची के साथ में उसके साथ होना, उसके मन में इस तरह का भय बैठ जाना, क्या लगता है कि पिता या बच्चे कहीं किसी ढाबे पे जा, मैं ढाबे की फिर मैं दोबारा बात कर रहा हूँ खंड की, वो बस्ती का प्रसिद्ध ढाबा है। यहाँ तक मैं बात करूँ, लगभग जो है गोरखपुर की तरफ अगर जो भी वीआईपी मंत्री तक जाते होंगे तो शायद अकॉन वो उसी ढाबे पे रुकते हैं, वो बस्ती का इतना प्रसिद्ध ढाबा है। बिल्कुल, बिल्कुल जितेंद्र, इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि इतने प्रसिद्ध ढाबे पर जहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो यात्री होते हैं लखनऊ से जो गोरखपुर जा रहे होते हैं वो रुकते ज़रूर हैं, और चाहे वो गोरखपुर से लखनऊ आ रहे तब भी रुकते हैं, बहुत फ़ेमस ढाबा है वो। अगर उस जगह पर पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं, क्या आस-पास उसके पुलिस चौकी नहीं बनाई गई क्या जितेंद्र? वहाँ पुलिस से चौकी तो लगभग होगी 200 अगल-बगल? मीटर 200 मीटर की दूरी पे वहाँ पे एक पुलिस बूथ बनाया गया है, लेकिन तो जिस दूरी अगर से पुलिस 200 मीटर की दूरी पर पुलिस बूथ है, तो सवाल तो उस ढाबे के ऊपर भी खड़े होने चाहिए ना कि 200 मीटर की दूरी पर है और आपके ढाबे में इस तरीके की घटना घटित हो रही होती है, आप लोग नहीं रोक पाते, आप डर के मारे नहीं रोक पाते, तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिए होते। अगर पुलिस वहां पहुंच गई होती तो उनके खिलाफ तो कम से कम कठोर कार्रवाई की थी। अब तो वो तहरीर ले चुके हैं, अब वो ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, मौका वारदात पे अगर मिल जाती तो ढूंढने की तो मशक्कत नहीं करनी पड़ती यूपी पुलिस को। बिल्कुल, बिल्कुल। लखन सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि आउट एंड इनसाइड के जो गेट है वो सिंगल गेट बने हुए हैं। क्या अगर वो वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी अगर होती तो शायद जो मनचले भागे हैं शायद उनको पकड़ने में वहाँ की जो सिक्योरिटी होती वो शायद उनको पकड़ लेते। लेकिन कहीं न कहीं ढाबे की लापरवाही हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे किसी को तैनात नहीं किया। बिल्कुल लापरवाही, 112 भी है, अगर आप डायल करते हैं तो आपके कुछ ही मिनट में वहां पहुंच जाती है। मान लेते हैं कि वो परिवार डर के मारे किसी भी वजह से वो नहीं बुला पाया, तो कम से कम ढाबे के स्टाफ होने के नाते आपको जिम्मेदारी उठानी चाहिए, और आपके यहाँ जो मेहमान आया था, गेस्ट आया था, वो उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर होती है। और अगर आपके यहाँ आए हुए व्यक्तियों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होता है, छेड़खानी होती है, तो सवाल आप पे भी खड़े होंगे, पुलिस पर भी सवाल खड़े होने चाहिए, क्योंकि पुलिस को 200 मीटर की दूरी पे अगर जाने में अगर समय लग जाता है तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है बस्ती पुलिस के ऊपर। जितेंद्र, कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो सवाल, क्योंकि देखिए विपक्ष उठाते यही सारे मुद्दे होते हैं, विपक्ष से लेकर के नेता होते हैं और सबको मौका मिलता है। यूपी की जो योगी सरकार है और सूबे के जो सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो साफ कह चुके हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति, अपराधियों के खिलाफ इस तरीके का वो अभियान चला रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके मन में डर और भय पैदा हो सके। लेकिन अगर इस तरीके से बस्ती में एक ढाबे पर एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरीके का व्यवहार होगा तो क्या मैसेज क्या जाएगा? ये सवाल खड़े नहीं होंगे? क्या पुलिस के ऊपर सवाल या निशान नहीं लगेंगे? इसलिए यूपी पुलिस के साथ जो जिम्मेदार अधिकारी है, कम से कम उनको इस तरीके के मसलों पर एक ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरीके के मनचले और शरारती तत्व हैं, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अभियान चला के करनी चाहिए कि इनके मन में डर और भय हो सके कि कहीं और जाकर के इस तरीके की हरकत ना कर सके। जितेंद्र, इस खबर पर बनिएगा और पुलिस अधीक्षक से जरूर बात करिएगा कि आखिर क्या वजह है कि अभी तक अपराधी उनकी गिरफ्त में नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपूर्व हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से। कौन सी बड़ी खबर है अपूर्व जी आज की अयोध्या से?
देखिए अखंड सबसे बड़ी खबर इस समय है, क्योंकि देखिए राम मंदिर बन जाने के बाद और प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद पहला वर्षगांठ बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और विराजमान हो जाने के बाद यह पहला वर्षगांठ है। तो कहीं ना कहीं लोगों में बड़ी ही उमंग है और बड़ी ही खुशी के साथ एक बार फिर जब रामलला का वर्षगांठ आया है 1 साल बाद, तो कहीं ना कहीं वो खुशियां फिर से लौट कर आ गई हैं। 500 वर्षों का जो संघर्ष लोगों के मन में दौड़ रहा था, हालांकि राम मंदिर तो बन गया, कहीं ना कहीं कार सेवकों का जो सपना वर्षगांठ की बात आई है, तो कहीं ना कहीं बड़ी ही खुशी की बात है, बड़ी की स्फूर्ति है, लोगों में बड़ा उल्लास है। और लगातार इसकी लगातार जो है जो तैयारियां हैं वो, क्योंकि 11, 12, 13 ये 3 तारीख पर रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो मनाया जाएगा और इसमें मुख्य यजमान के रूप में वर्षगांठ के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और वह प्रभु राम का जो है अभिषेक करेंगे। उसके बाद ही सारे कार्यक्रमों, हालांकि इस बार सबसे जो प्रमुख बात है कि जो कार्यक्रम होना है अंगद टीले पे, वहां पे आम जनमानस, साधु संत सभी वहां पर उस कार्यक्रम को देख सकते हैं और पूजन विधि को भी देख सकते हैं। जो भी कार्यक्रम होंगे वहां पर आम जनमानस जा सकता है, लेकिन ऐसा पिछली बार नहीं था। पिछली बार जो भी आमंत्रित सदस्य थे वही राम मंदिर के अंदर थे, लेकिन इस बार राम मंदिर के अंदर आमंत्रित सदस्य हैं, लेकिन एक जगह है अंगद टीला, वहां पे जो कार्यक्रम होना है वहां पे आम जनमानस की भी उपस्थिति और निमंत्रण भेजा जा चुका है। बिल्कुल अपूर्व। नए वर्ष पर करीब करीब 2 लाख के करीब श्रद्धालु वहां पहुंच के उन्होंने भगवान श्री रामलला के दर्शन किए। 11, 12, 13 तारीख जिस तरीके से वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो बहुत बड़ी तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंच सकते हैं और अपने प्रभु श्री राम का दीदार कर सकते हैं। इसको लेकर के क्या तैयारियां की गई हैं अपूर्व वहां? देखिए, हालांकि अगर प्रशासन की बात करें या राम मंदिर ट्रस्ट की बात करें तो लगातार तैयारियों में लगा हुआ है। जो है रैन बसेरा हो या जो है भंडारे का आयोजन हो, वो लगातार करता रहा है। इसके पहले भी जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, अब वर्षगांठ की बारी आई है, तो कहीं ना कहीं वो तैयारियां लगातार हो रही हैं। चाहे वो सुरक्षा के जवान, सुरक्षा के जो भी अधिकारी हैं वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार उस तैयारी पे लगे हुए हैं। चाहे राम मंदिर ट्रस्ट है वो भी लगातार मीटिंग कर रहा है। हालांकि उस समय कुंभ का भी शुरुआत 13 तारीख से हो जाना है। उसके पहले रामलला का प्रतिष्ठा द्विदशी महोत्सव मनाया जाएगा, तो इसके लिए भारी तादाद में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच सकते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं प्रयागराज के लिए वहां से रवाना हो सकते हैं, जिसको देखते हुए लगातार प्रशासन हो या राम मंदिर ट्रस्ट हो, वो लगातार तैयारियों में लगा हुआ है। और जो भी राम भक्त अयोध्या आए, प्राण प्रतिष्ठा के वर्षगांठ के समय पे आए, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल अपूर्व, बहुत विशेष ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कुंभ में लोग करोड़ों की तादाद में पहुंच रहे हैं, तो उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो अयोध्या आ सकते हैं। इसीलिए किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, उसको लेकर के विशेष इंतजाम किए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से। एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है अपूर्व की, मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री एक्टिव हो चुके हैं। 6 मंत्रियों की वहां पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी दी गई है और लगातार मुख्यमंत्री बैठकें भी कर रहे हैं और वहां के लोगों से उन्होंने बात भी की है। 8 से 10 जनवरी के बीच में एक बार फिर से सीएम योगी अयोध्या जा सकते हैं और मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के समीक्षा कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा हुई है अपने कैंडिडेट को लेकर के? बिल्कुल नहीं अखंड, लगातार देखिए मुख्यमंत्री अभी आपको बताऊं, मैं परसों की बात बताऊं, मैं कुमारगंज जो नयन देव कृषि विश्वविद्यालय है वहां पर उनका दौरा था और लगातार वो संगठनात्मक दौरा था। पदाधिकारियों से बैठक थी, लोगों से संयुक्त रूप से बात करनी थी कि किस प्रकार से चुनाव, जो मिल्कीपुर का अहम चुनाव है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख की सीट है, तो उसको कैसे बचाया जाए। सभी पदाधिकारी, जो भी संगठनात्मक जो भी जो है पदाधिकारी हैं और जो है बूथ स्तर के जो है पदाधिकारी, सभी के साथ संगठनात्मक बैठक किया गया और जीत का मंत्र दिया गया कि किस तरीके से मिल्कीपुर चुनाव जीता जाए। और साथ ही साथ, हालांकि वहां पर मीडिया का कोई प्रवेश नहीं था, क्योंकि मैं भी वहां पे गया था। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ता है कुमारगंज जो है जो यूनिवर्सिटी है, तो कहीं ना कहीं वहां पे हम लोग का भी प्रवेश नहीं दिया गया। हालांकि जो
पता लगा है जो उनके विधायक है, जो है मंत्री बनाए गए हैं, वहां के लिए प्रभारी बनाए गए हैं जो भी मंत्री, उनसे जो ही बातें हुई हैं वो यही है कि मिल्कीपुर चुनाव को लेकर अहम बैठक थी और कहीं ना कहीं अब देखिए 2 बार फिर जो है मिल्कीपुर का एक बार फिर दौरा लगना है इसी हफ्ते के बीच में। आपको बता दूं अखंड कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दौरा है। एक तो जो है मिल्कीपुर में दौरा है, जनसभा करेंगे, और दूसरा दौरा रामलला प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किए गए हैं, रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका शुभारंभ करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो दौरे हो रहे हैं तो ये अहम मानेगा। हालांकि अगर प्रत्याशी की बात करें तो कई सारे प्रत्याशी लाइन में है, लेकिन अभी किसी के जो हाव भाव है नजर नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रत्याशी हालांकि मैदान में उतर सकता है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं कोई नया चेहरा उम्मीदवार बन सकता है। बिल्कुल आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी कैंडिडेट को लेकर के नए पत्ते पर विश्वास करती है और जिस व्यक्ति का नाम मीडिया में आ जाता है लगभग उसका नाम कटता हुआ ही नजर आता है, तो ऐसे कयास बीजेपी की लिस्ट पर लगाना बड़ा असंभव सा कार्य है। लेकिन आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी यूपी में और मिल्कीपुर सीट पर नए प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है और चौंका भी सकती है, क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल ना सिर्फ सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए है बल्कि मोदी सरकार के लिए भी है। इसलिए मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के पूरी की पूरी जो बीजेपी है वो एक्टिव नजर आ रही है और यही कारण है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। पूर्व 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।